नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के वीडियो में। और मुझे पता है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं प्लस आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं जब तक मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर देता तब तक, कि भाई कब वीडियो आएगा कब वीडियो आएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ से नाराज़ हूं कि भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि हमारा जो ये चैनल है ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मेरा काम है आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन देना, और आप लोगों का इतना है कि थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, जिससे कि भाई हम भी थोड़ा सा आगे ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो ये भी कर देना। चलिए बात करेंगे भाई हैदराबाद और लखनऊ के इस मैच के बारे में, जो कि आईपीएल का मैच नंबर 7 है। और बता दूं दोस्तों कि काफ़ी सारे लोग आपको कहेंगे कि ये मैच ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा है, कोई कहेगा स्मॉल लीग के लिए अच्छा है। लेकिन बता दूं कि यहाँ पर अगर आप लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हो ना तो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। तो आगे मैं जो रिस्क लूंगा ना, उनको देखकर ये मत कह देना कि अरे यार ये क्या कर रहा है, ये क्या टीम बना रहा है, ये कुछ तो भी बना रहा है। ऐसा मत करना। मैं लॉजिक के साथ में चलूंगा और सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो है वेन्यू के बारे में। चीजें समझ में आती जाए तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो पे 1500 लाइक कंप्लीट कर देना, पहला टारगेट आप लोगों के लिए बस इतना सा है। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ है कि वीडियो को शेयर मार दीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम वेन्यू की चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन होता यह है कि दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो टेलीग्राम पे नहीं है ना, वो फाइनल पिच रिपोर्ट को मिस करते हैं। और अब से मैं आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन टॉस के बाद कुछ कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम पे भी देने वाला हूँ। कल भी दिए थे, और कल में एक तो टीम बहुत ही कमाल की रही थी, बहुत ही ज़्यादा कमाल की टीम थी। मैं आपको उसके पॉइंट भी शेयर करूंगा। अभी के लिए देखो, आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको ये करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, और जो मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है इस पर क्लिक करना। क्लिक कर लोगे तो आप लोग हमारे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ अगर हम वेन्यू पे चर्चा करें तो मैच होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। डायमेंशन की अगर बात करें तो दोस्तों ये ग्राउंड अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है। अच्छा खासा बड़ा से मतलब ये है कि लगभग आपको 70 मीटर की बाउंड्री यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी और यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे 62 मीटर है। और 62 मीटर मतलब जो पिछले मैच में मिचेल मार्श ने रन मारे थे ना दिल्ली में, वही एरिया है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा शॉट खेलते हैं। मिचेल मार्श एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखना कि मिचेल मार्श जो है ना, वो भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं है। और हालांकि उनके एरिया की बाउंड्री बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि मिचेल मार्श जो है ना, वो भरोसे के प्लेयर नहीं है। तो ये उनके सबसे बेहतर एरिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस एरिया में खेलने वाला और कोई भी बल्लेबाज नहीं है। हालांकि अभिषेक शर्मा खेलते हैं, कई बार आप देखोगे उन्हें जब ज़्यादा शॉर्ट बॉल आती है तो उसको वो कोशिश करते हैं कि ओवर पॉइंट के ऊपर से छक्के के लिए चले जाएं। तो एक अभिषेक शर्मा इस एरिया में बहुत ज़्यादा शॉट खेलते हैं, दूसरा मिचेल मार्श इस एरिया में ज़्यादा शॉट खेलते हैं। और इसके अलावा बाकी और कोई प्लेयर ऐसा है नहीं जो इस एरिया में ज़्यादा शॉट खेले। तो मिचेल मार्श के पास में प्लस पॉइंट रहेगा। ये मतलब एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन यह है कि मिचेल मार्श फिर भी मिस और रेट वाला प्लेयर है, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ। अब आगे बढ़ेंगे, और ये तो था दोस्तों ग्राउंड रिकॉर्ड, जो मतलब जो ग्राउंड था जो हमने देख लिया। और अगर यहाँ की पिच की बात करूँ तो जनरली यहाँ का जो विकेट है वो थोड़ा सा हार्ड आपको मिलेगा, जो कि बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा होता है। और बल्लेबाजी के लिए अच्छा होता ही है, साथ में आप यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा बेहतर करते हुए देख पाते हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे ना, ये पिछले साल के मैचेस हैं जो इस मैदान पर खेले गए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। और ये इस साल वाला मैच है जो खेला गया था। मैं दोनों के रिकॉर्ड कंपेयर करके आपको दिखा दूंगा कि क्या चल रहा है और क्या चल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, एसआरएच ने जब यहाँ पर पहले बैटिंग की थी, आप पहले दोनों ओपनर पे नज़र रखें। दोनों ओपनर में से एसआरएच का चला 11, एक आया 62। जब चेन्नई बैटिंग करने आई तो दोनों फ्लॉप हुए थे। फिर जब आरसीबी बैटिंग करने आई तो एक 50 आया, एक फ्लॉप हुआ। फिर हैदराबाद ने बैटिंग की तो एक चल गया, एक फ्लॉप हुआ। लखनऊ ने जब बैटिंग की पहले तो यहाँ पे लगभग दोनों ही फ्लॉप कह सकते हो, और पंजाब ने जब बैटिंग की तो दोनों चल गए थे। तो कुल मिलाकर एक चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये हुआ है कि जब यहाँ पर हैदराबाद ने पहले बैटिंग की तो उसके दोनों ओपनर नहीं चले। खास तौर से कब, जब पहले बैटिंग की हो, ये आप ध्यान रखना। हैदराबाद ने यहाँ पहले बैटिंग की थी, यहाँ पहले बैटिंग की और यहाँ पर पहले बैटिंग की।
और इन तीनों मैचेस में आप देखेंगे एक ओपनर नहीं चला, दूसरे खिलाड़ी ने मतलब साथी खिलाड़ी ने बढ़िया स्कोर किया है और ज्यादातर तो खैर वैसे ट्रेविस हेड का बल्ला चला है। अब आते हैं हम नंबर 3 पे। नंबर 3 पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं। नंबर 3 पे आओ। अब नंबर 3 पे क्या हुआ, 63 आया, 35 आया चेन्नई की तरफ से, आरसीबी की तरफ से एक फ्लॉप, हैदराबाद की तरफ से भी फ्लॉप और लखनऊ की तरफ से भी फ्लॉप और पंजाब की तरफ से 49 और यहां पे ईशान किशन का 100 आ गया था। तो 1 2 3 और 4 पारियों में नंबर 3 के प्लेयर ने अच्छी बैटिंग की है। अब आप नंबर 4 पे आएंगे ना, तो नंबर 4 ऐसा है कि लगभग हर एक मैच के अंदर नंबर 4 ने स्कोर किया है। तो पहले बैटिंग करते हुए जो भी नंबर 4 पर बैटिंग कर रहा हो उसको मिस मत करना। आपके पास में मिस करने के लिए जो ऑप्शन मिले हैं, पहला ऑप्शन आपको यह मिला है कि दोनों ओपनर में से एक ओपनर को टीम में रख लो, पहला ऑप्शन। फिर तीसरे नंबर का प्लेयर ऐसा है कि कहीं पे रख लो कहीं पे मिस कर दो। यहां पे थोड़ा सा लक फैक्टर काम करेगा क्योंकि 50% मैचेस में नहीं चला 3 नंबर और 50% मैचेस में 3 नंबर चला है, तो यहां पे थोड़ा सा लक रहेगा। लेकिन नंबर 4 का जो प्लेयर है ना, उसने ऑलमोस्ट हर मैच में स्कोर किया है। तो ओपनर के बाद आप आएंगे नंबर 4 पे, ठीक है। फिर आते हैं नंबर 5। तो यहां पे नंबर 5 के प्लेयर ने भी हर एक मैच में स्कोर किया है। तो पहले बैटिंग करते हुए ओपनर में से एक और 4 नंबर और 5 नंबर, ये 3 खिलाड़ी आपके बहुत हद तक कंफर्म है। दोस्तों पैटर्न तैयार कर रहे हैं हम, उसके बाद खिलाड़ी तो आगे देखेंगे हम कि कौन कौन से फिट बैठते हैं। तो ये चीज आपको अगर समझ में आ गई हो तो लाइक कर दो पहले, तभी मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को समझ में आई है, ठीक है। अब सेकंड इनिंग पे आते हैं हम। सेकंड इनिंग में सबसे पहले अगर आप ओपनर पे नजर डालेंगे तो यहां पे दोनों ने ठीक ठाक स्कोर कर दिया। यहां पर भी दोनों का स्कोर है। यहां हैदराबाद जब हार गई थी तब पहले सिर्फ एक ओपनर ने स्कोर किया। राजस्थान की तरफ से भी एक ही ओपनर का स्कोर आया। हैदराबाद के दोनों ओपनर ने स्कोर किया। यहां पे एक 0 आया, एक 66 और यहां पे राजस्थान का एक 66 का स्कोर आया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो सेकंड इनिंग में हमने ये देखा है कि लगभग यहां पे दोनों का स्कोर, यहां पे एक एक, यहां दोनों, यहां एक और यहां एक, मतलब एक 50 तो कम से कम एक 50 आप ओपनिंग पेयर से देख लेंगे। लास्ट अगर 4 मैचेस उठाओगे तो 1 2 3 4, लास्ट 4 मैचेस में एक 50 तो आपको ओपनिंग पेयर से मिला है। अब आपके पास में कैप्टन वाइस कैप्टनसी का एक अच्छा ऑप्शन बन रहा है कि एक यहां से ओपनर उठाओ, एक यहां से ओपनर उठाओ, दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लो। क्योंकि कई बार कंफ्यूजन क्या आता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको किया जाए। तो सबसे बेहतर चीज जो आपको यहां पर मिल रही है सीवीसी के लिए वो ये है कि ओपनर जो है ना, दोनों टीमों के एक एक ओपनर को ड्रॉप करो, बचे हुए जो ओपनर्स हैं उन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लो। ये अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ध्यान रखना। अब आते हैं हम नंबर 3 पे। नंबर 3 पे क्या स्थिति है, 30 50 7 0 33 चल गया और 4 नहीं चला। तो नंबर 3 का प्लेयर वही स्थिति है जो हमने यहां देखी थी ऊपर, मतलब दोनों इनिंग में नंबर 3 की स्थिति 50-50 वाली है। नंबर 4 पे क्या आया है, 64 18 13 फ्लॉप, 77 37 और 11 फ्लॉप, मतलब नंबर 4 की भी लगभग मिलीजुली स्थिति है। फिर आएंगे आप नंबर 5 पे तो 24 10 7 13 42 और 70 का स्कोर है। पिछले 2 मैचेस में नंबर 4 ने स्कोर किया है और नंबर 5 की स्थिति है 42 40 27 3 और 42। तो लगभग देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग पेयर ही ऐसा है कि जहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ एक 50 तो आ रहा है। अब नीचे के जो प्लेयर है ना, वो आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा हो, क्योंकि अगर आप जैसे कि इस मैच को छोड़ दो, बस ये एमआई वाले मैच को जिसमें लगभग सभी ने 30 रन बनाए थे और एक आया था 60 रनों का स्कोर, ठीक है। इसके बाद बाकी 24 42 था। बाकी बचे हुए मैचेस अगर उठाकर देखोगे ना तो क्या है, ओपनिंग तो छोड़ दो, नीचे की तरफ से सिर्फ एक 50 आया, बाकी के सबके 18 10 14। ये वाले मैच में क्या हुआ, ओपनिंग से एक 31, बाकियों के स्कोर ऐसे हैं कि मैच हो सकते हैं यहां तक के तो, और नंबर 6 पे 40 और 31 का स्कोर आया। राजस्थान की तरफ से सिर्फ एक 77 आया और एक 67 ओपनिंग से जो आ रहा है। नीचे से एक और खिलाड़ी है, यहाँ से दोनों चल गए, यहाँ पे लगभग सभी ने स्कोर कर दिया और यहाँ से भी 2 खिलाड़ी आपकी टीम में जगह बना रहे हैं। तो पहली इनिंग से लगभग 3 प्लेयर जो कंफर्म है, ओपनिंग नंबर 4 नंबर 5। सेकंड इनिंग में एक ओपनर कंफर्म हो गया। तो 4 प्लेयर आपके पास में बिल्कुल क्लियर हैं जो बैटिंग सेक्शन से हैं या फिर ऑलराउंडर से काउंट कर लो जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। 4 खिलाड़ी बिल्कुल कंफर्म हुए। और अब आते हैं हम यहाँ पे कि गेंदबाजी की क्या स्थिति है।
जब टीम ने पहले बॉलिंग की, जैसे एमआई ने जब पहले बॉलिंग की तो इनके फास्ट बॉलर को 1 विकेट मिला, राइट आर्म को 1 विकेट मिला है। मैं हैदराबाद की बात करूंगा, हैदराबाद के गेंदबाजों की बात करूंगा कि हैदराबाद के गेंदबाजों में फास्ट बॉलर को 1 विकेट मिला, राइट आर्म को 1 मिला, लेफ्ट आर्म को 2 मिले, चूंकि अभी लेफ्ट आर्म नहीं है इनके पास में। फिर लेफ्ट आर्म ने 5 विकेट निकाले, पर यहाँ लेफ्ट आर्म नहीं है। हैदराबाद ने फिर यहाँ गेंदबाजी की तो क्या हुआ, राइट आर्म फास्ट को 2, राइट आर्म मीडियम को 3, लेफ्ट आर्म को 2 विकेट। और यहाँ पर जब गेंदबाजी की तो राइट आर्म फास्ट और राइट आर्म मीडियम को ही विकेट मिले थे। अब यहाँ से अगर मैं टोटल काउंट कर लेता हूँ, टोटल काउंटिंग हम देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। टोटल काउंटिंग में राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को मिले 4 विकेट। यहाँ पे लगभग हर एक टीम के पास में एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है, 4 विकेट यहाँ आए। यहाँ पे कितने विकेट आए, 5 विकेट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 1 से 2 विकेट राइट आर्म फास्ट के खाते में आ सकता है। कितना विकेट आ सकता है, लगभग 1 विकेट मिनिमम, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए या फिर कोई बल्लेबाज गलती कर दे तो 2 विकेट है। फिर इसके बाद राइट आर्म मीडियम को मिले 11 विकेट। हर टीम में अगर मैं सिर्फ 2 राइट आर्म मीडियम मान के चलता हूँ, मतलब 8 ओवर के हिसाब से 11 विकेट में लगभग 2 विकेट जो है ना, लगभग 2 विकेट राइट आर्म मीडियम के आप काउंट कर सकते हो। मैं यहाँ इस पे लिख देता हूँ तो बेहतर रहेगा। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के विकेट हम 1 विकेट मिनिमम, मैक्सिमम 2। राइट आर्म मीडियम के विकेट आप 2 मान लेना, यहाँ से राइट आर्म मीडियम के हम 2 विकेट मान सकते हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है नहीं, फिर लेफ्ट आर्म मीडियम अगर दोनों टीमों में देखोगे 1 भी नहीं है। फिर राइट आर्म ऑफ स्पिन की बात करोगे तो टोटल 2 ही विकेट मिले हैं। तो ऑफ स्पिन को विकेट मिलना मतलब बल्लेबाज की कमजोरी पे ही आएगा। फिर लेग स्पिन को मिला है टोटल 2 विकेट। यहाँ कोई लेग स्पिनर है, जाम्पा है, और अगर लेग स्पिनर है तो 1 विकेट यहाँ हम मान के चल रहे हैं, मतलब 2 विकेट टोटल आए हैं, हम 1 विकेट मान लेते हैं। और ऑर्थोडॉक्स को कितना विकेट मिला है, 1। फिर आओगे आप नीचे। अब नीचे की क्या स्थिति है, 5 विकेट राइट आर्म फास्ट को मिले हैं, तो वही स्थिति कि राइट आर्म फास्ट को आप लगभग 1 विकेट मान के चल सकते हो। फिर राइट आर्म मीडियम को 10 विकेट मिले हैं, लगभग 2 विकेट राइट आर्म मीडियम के खाते में। फिर लेफ्ट आर्म को मिले हैं टोटल 5 विकेट, यहाँ लेफ्ट आर्म है नहीं। फिर आता है ऑफ स्पिन, ऑफ स्पिन को यहाँ 4 विकेट मिले हैं, तो अगर कोई क्वालिटी ऑफ स्पिनर है तो उसका 1 विकेट मैं काउंट कर सकता हूं। और लेग स्पिन को यहाँ 3 विकेट मिले हैं, तो लगभग 1 विकेट यहाँ पर फिर से आप लेग स्पिनर के खाते में देख लोगे। तो कुछ इस तरीके से आपको 4 से 5 विकेट पहली इनिंग में और वही 5 से 6 विकेट आपको सेकेंड इनिंग में देखने मिल सकते हैं नॉर्मल स्थिति में। अगर डेथ ओवर के बाद फिर जो विकेट चले जाए वो अलग बात है, फिर वो तो क्या है कि डेथ ओवर में बल्लेबाज धड़ाधड़ चले जाते हैं। अब इस मैदान पर किन किन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड अच्छा है, तो अगर आप देखोगे तो ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा, 48 का एवरेज। अभिषेक शर्मा का बहुत अच्छा, 27 का एवरेज। ईशान किशन ने 45 का एवरेज है। नीतीश कुमार रेड्डी का 57 का है और क्लासेन का 59 का है। ऑलमोस्ट हर एक बल्लेबाज का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 50 अगर देखेंगे तो ईशान किशन के बैट से 50 नहीं आया बल्कि 100 आया है। अब गेंदबाजी में अगर देखोगे ना तो किसी भी गेंदबाज का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसको देख के आप कह सको कि हाँ ये वन साइडेड वाला काम कर जाएगा, क्योंकि ना ही तो पैट कमिंस को, ना ही हर्षल पटेल को, ना ही शमी और एडम जाम्पा और सिमरजीत सिंह, इनमें किसी के भी खाते में 3 विकेट का हाईएस्ट हमने नहीं देखा इस मैदान के ऊपर। अब अगर दूसरी टीम की तरफ देखेंगे तो इस टीम के मिचेल मार्श ने इस मैदान पे 3 पारियों में 36 बनाया। एडन मार्कराम ने 9 में 35 के एवरेज के साथ में 248 किया है, इनका रिकॉर्ड अच्छा है। फिर आते हैं पूरन, जिन्होंने 3 पारी में 113 रन। ऋषभ पंत का 27 का बैटिंग एवरेज और कोई 50 नहीं किया। और डेविड मिलर ने 7 पारी में 184 रन किए हैं। गेंदबाजी में इनकी तरफ भी आपको यही देखने मिलेगा जो हमने हैदराबाद की तरफ से देखा था कि किसी भी गेंदबाज के पास में 2 विकेट से ज़्यादा विकेट नहीं है, 2 विकेट से ज़्यादा विकेट नहीं है। अब सबसे पहले हैदराबाद का बैटिंग ऑर्डर चेक कर लेते हैं, क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं वो समझ लेते हैं, और कौन कहां गेंदबाजी करेगा, कहां बल्लेबाजी करेगा। ओपन आएंगे हेड और शर्मा, 1 डाउन किशन, 2nd डाउन रेड्डी, नंबर 4 पे क्लासेन है। अगर मैं इस टीम की तरफ से पंटर और रिस्की प्लेयर की बात करूं तो एक प्लेयर है अनिकेत वर्मा। अगर टॉप ऑर्डर से 2 विकेट या 3 विकेट जल्दी जाते हैं तो अनिकेत वर्मा आपको ड्रीम टीम लायक परफॉर्मेंस दे जाएंगे, मतलब ये आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर जाएंगे। तो इन पे नजर रखिएगा जब आप टॉप ऑर्डर से 2 प्लेयर छोड़ रहे हो, खास तौर से हैदराबाद के। फिर अगर गेंदबाजी की चर्चा करें तो पहला ओवर आएगा शामी का, दूसरा आएगा सिमरजीत का, तीसरा ओवर फिर से शामी, फिर सिमरजीत। ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, आप आगे देखिएगा ये चीज। तो अब
चलिए पहला नाम है ट्रेविस हेड। दोस्तों सारी चीजें समझ में आती जाए ना, तो ये जो लाइक का बटन है इसको क्लिक करना 1500 का टारगेट है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब तो दोस्तों ट्रेविस हेड है ना 97% का सिलेक्शन है, लेकिन मैं आपको कुछ कमाल की चीजें दिखाऊंगा। पहली चीज तो ये कि इन्होंने दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग की है। पिछले मैच में इनका 67 का स्कोर भी था। अब इनकी दिक्कत क्या है, चाइना मैन को नहीं खेल पाते, पर चाइना मैन सामने वाली टीम में नहीं है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने लगभग 40 गेंदों में एक बार आउट हुए, कोई दिक्कत नहीं। 77 गेंद में 4 बार जो आउट हुए हैं राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने, तो ऑलमोस्ट 17 से 18 गेंदें, मतलब 18 बॉल के बाद में राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को विकेट दिया है, और राइट आर्म मीडियम को इन्होंने विकेट दिया है लगभग, आप काउंट करेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 बचेगा, 7 चौके 28, 7 21 के आसपास, तो लगभग 24-25 गेंद में राइट आर्म मीडियम को विकेट दिया। ऑफ स्पिन को तो नहीं दिया है, 36 गेंद में 37 गेंद में एक विकेट है। अब आप यहां पर देखें, सामने जो टीम है उसके पास में राइट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। आपको क्या देखने मिलेगा, यहां पे एक भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करता हो। आवेश खान ने 11 बॉलों में 23 रन देकर एक बार आउट किया। इसके अलावा बिश्नोई ने 8 बॉल में 21 रन देकर आउट नहीं किया। मतलब जो ट्रेविस हेड है वो आपकी मैक्सिमम टीम में जगह बना रहा है, मैक्सिमम टीम में जगह बना रहा है। तो ध्यान रखना कि हेड की जगह बन रही है, अगर विकेट जाता है तो वो ये मान सकते हो आप कि भाई इनका दिन खराब मान लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद नंबर 2 पे आपके पास कौन है, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने जब पहले बैटिंग की है तो एवरेज मेंटेन किया है 23 का, सेकंड बैटिंग में 2.50 है और 50 का एवरेज है। चूंकि गेंदबाजी भी कर रहे हैं और लगभग 95-96% का सिलेक्शन परसेंटेज है। अब ध्यान रखना कि अभिषेक शर्मा वो प्लेयर है जिनको आप छोड़ सकते हो। अब दोस्तों कैसे पॉसिबल है, अब मैं आपको बताता हूँ। 97% लोगों ने तो रख लिया है ये सोच के कि शर्मा 100 मारेगा, मार भी सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि सबसे पहली चीज़ की लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 58 गेंदों में 4 बार आउट हो चुके हैं। मतलब अगर कोई लेफ्ट आर्म मीडियम आ जाए तो वो इनको परेशान करेगा। 15 गेंदों में, मतलब हर 15 गेंद के बाद आउट हो गए। फिर राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने हर 8 गेंद के बाद में विकेट दिया, और राइट आर्म मीडियम के सामने भी लगभग 16 पंजे 80, हर 16 गेंद के बाद में इन्होंने विकेट दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो ये विकेट फेंकते हैं। अब अगर आप यहां देखेंगे, आवेश खान जो कि पावर प्ले में पहला और तीसरा ओवर लेकर आ सकते हैं, 7 बॉल डालकर इनको 2 रन देकर 2 बार आउट कर चुके हैं। 28 का स्ट्राइक रेट है। फिर इसके बाद आपको मिलेंगे शार्दुल ठाकुर जो कि दूसरा और चौथा ओवर लेकर आ सकते हैं। 14 गेंदों में 16 रन देकर 2 बार इन्होंने भी आउट कर दिया है। हालांकि रवि बिश्नोई ने आउट नहीं किया और 4 गेंदों में 13 रन दिए हैं। मणिवलन सिद्धार्थ, दिग्वेश और शहबाज अहमद ने इनको गेंदबाजी नहीं की। अब नंबर 3, तो दोस्तों जो ये 2 प्लेयर है ना, आवेश खान और शार्दुल ठाकुर, जो कि नई गेंद के साथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि अगर उनका दिन चल जाता है तो ये शर्मा जी का विकेट जा सकता है, क्योंकि ये विकेट फेंक भी रहे हैं। अब आप नंबर 3 पर आएंगे, ईशान किशन। पिछले मैच के 100 के बाद कोई छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि जो रवि बिश्नोई है ना, उन्होंने इनको 36 गेंदों में 33 रन दिए हैं और 4 बार आउट कर दिया। स्ट्राइक रेट सिर्फ 91 का है। और ये जहां ओवर करने आएंगे ना 90 ओवर के आसपास, वहीं पर आपको बैटिंग करते हुए मिल जाएंगे कौन, ईशान किशन। तो चांसेस हैं कि ये विकेट जो है ना ईशान किशन का रवि बिश्नोई निकाल दें। बाकी इसके अलावा किसी और ने इनको दिक्कत नहीं दी है। तो मेन जो पॉइंट है वो सिर्फ बिश्नोई का है कि बिश्नोई दिक्कत दे सकते हैं। बाकी अगर आप वैसे नॉर्मल में देखोगे तो ऑर्थोडॉक्स ने 17 गेंदों में 2 बार आउट किया है और ऑफ स्पिन ने 38 में 1 बार, लेकिन इनकी समस्याएं ज़्यादा नहीं है। मतलब सिर्फ एक दिक्कत है, वही है कि भैया रवि बिश्नोई आउट कर दे। तो मैं रवि बिश्नोई को ध्यान में जब टीम में रखूंगा, मतलब स्पेशली जब टीम में रखूंगा ना, वहां पे मैं इनको छोड़ दूंगा। इसके बाद नंबर 4 पे रेड्डी है। रेड्डी अच्छा करते हैं, चाहे पहले बैटिंग करा लो चाहे सेकंड करा लो। चूंकि हमने ये देखा है कि नंबर 4 का प्लेयर ड्रीम टीम में आया भी है, तो मेरी टीम में रेड्डी है। इनको 1 बार आउट किया है आवेश खान ने, और कोई खास कमजोरी नहीं है। लगभग सभी को 1-1 बार विकेट दिया है। सिर्फ राइट आर्म मीडियम जो कि टीम में ज़्यादा होते हैं, उनको ये 4 बार विकेट दे चुके हैं। फिर आते हैं आप यहाँ पे हेनरिक क्लासन की तरफ। वही स्थिति जो रेड्डी की है कि कोई कमजोरी तो ऐसी खास है नहीं। अब बस इतना है कि शार्दुल ठाकुर ने 15 गेंदों में 19 रन देकर 2 बार आउट कर दिया। इसके अलावा रवि बिश्नोई ने 7 गेंद में 15 रन दिए हैं। लेकिन एक बड़े कमाल की बात मैं आपको बताऊं, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी को ये नहीं खेल पाते। 66 गेंदों में 6 बार आउट हो चुके, मतलब हर 11 गेंद के बाद में अपना विकेट एक ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज को देकर चले जाते हैं। यहां पर है मणिवलन सिद्धार्थ।
जो कि डेथ ओवर में गेंदबाजी भी कर सकते हैं। इसके अलावा शहबाज अहमद है, लेकिन शायद इनको उतनी गेंदबाजी ना मिल पाए, लेकिन इनका मणिमरन सिद्धार्थ से आमना सामना हो सकता है। और राइट आर्म मीडियम के सामने 121 गेंदों में 8 बार आउट हुए हैं। तो मेन जो चीज़ है यहाँ पे वो यही कि एम सिद्धार्थ के पास में ये विकेट आ सकता है अगर उनसे 4 ओवर पूरे कराए जाएं और क्लासन के सामने लगाया जाए तो। इसके बाद है अंकित वर्मा। ये है दोस्तों वो डिफरेंशियल पिक, क्योंकि खिलाड़ी बहुत अच्छा है, ये मैं आपको बता दूं। चूंकि पिछले मैच में ऐसा कुछ खास किया नहीं तो लोग टीम में रख भी नहीं रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से लखनऊ सुपर जायंट्स की। दोस्तों वहाँ हमने देखा कि कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, लेकिन एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं मिला हमें लखनऊ की तरफ से जिसको कंफर्म टीम में रखा जाए। अब हम लखनऊ की तरफ देखेंगे तो ओपन करने आ रहे हैं मार्श, 7 में मार्कराम, नंबर 3 पे पूरन, नंबर 4 पे पंत। अब पिछले मैच में हुआ ये कि पंत चल नहीं पाए नंबर 4 पे, तो ऐसा ना हो ये कि नंबर 3 पर बैटिंग करने आ जाए। इसके बाद शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, दिग्वेश त्यागी, आवेश खान और एम सिद्धार्थ यहाँ टीम में मौजूद है। अभी इस टीम की तरफ से ना जो डिफरेंशियल बन सकता है मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, और जो रिस्की बन सकता है एक तो ये कि दिग्वेश सिंह, इस पे नज़र रखना, ये आपके लिए एक बड़ा डिफरेंशियल का काम कर जाएगा। मणिमरन सिद्धार्थ आपको लगभग 1 से 2 विकेट दे सकते हैं। और इसके अलावा बल्लेबाजी में अगर आप बात करोगे ना तो बल्लेबाजी में डेविड मिलर के बैट से आप एक अच्छा स्कोर देख पाएंगे, कारण मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। और गेंदबाजी में इनके पास में ऐसा कोई खास ऑप्शन है नहीं। रवि बिश्नोई के पास में है 2 से 3 विकेट निकालने के मौके, लेकिन देखना होगा कि क्या वो ये कर पाते हैं। अब है दोस्तों पहला नाम मिचेल मार्श का। 90% लोगों ने टीम में रख लिया है, और क्यों ना रखें, क्योंकि पिछले मैच में स्कोर भी तो 72 का बनाया था। लेकिन अगर आप इनकी कमजोरियां देखोगे तो लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 33 गेंदें खेली हैं और 4 बार आउट हो गए। जब कोई राइट आर्म फास्ट बॉलर आता है तो 13 गेंद खेलकर 2 बार आउट हुए, और राइट आर्म मीडियम को 42 में 4 बार अपना विकेट दे चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये है मिस और हिट वाले प्लेयर। अब अगर आप देखेंगे तो शामी जो है 4 गेंदों में 4 रन देकर इनको पहले भी एक बार आउट कर चुका है। एडम जाम्पा ने भी आउट किया है और हर्षल पटेल ने भी एक बार आउट किया है। अब क्या स्थिति बनेगी कि भैया शामी तो ले आएंगे पहला ओवर और एडम जाम्पा ले आएंगे 6वां ओवर। इसके बाद आपको मिलेगा हर्षल पटेल, जो कि आपको यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद एडन मार्कराम है। एडन मार्कराम जो कि आपको मिलते हैं दूसरे नंबर पे, और इनका है बैटिंग एवरेज 33 का और सेकंड है 28 का। पहले बैटिंग करते हुए 450 इस मैदान पर पहले भी स्कोर किया है। और इनकी अगर हम कमजोरियों की बात करें तो लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं खेल पाते, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने दिक्कत है, और ऐसी कोई खास दिक्कत फिर नहीं है। अब चूंकि शामी ने एक बार आउट किया दोस्तों, शामी ने उनको भी आउट किया, शामी ने इनको भी आउट किया, इसके अलावा किसी और ने आउट नहीं किया, मतलब एडन मार्कराम एक अच्छा पिक बन सकते हैं। इसके बाद अगला नाम है निकोलस पूरन का। इनकी कोई कमजोरी नहीं है, बस इतना है कि जाम्पा ने 2 बार आउट कर दिया, तो मैं जाम्पा को स्पेशली इनके लिए टीम में रख लूंगा, और शामी ने इनको भी एक बार आउट किया है। मतलब शामी के पास में मौके हैं कि कम से कम 2 विकेट मारें, और अगर ज़्यादा अच्छा कर जाएं, डेथ ओवर में ले जाएं तो 3 विकेट। तो मतलब एक टीम में रिस्क लूंगा मैं शामी को भी कैप्टन करने का, चाहे बॉलिंग के हिसाब का विकेट नहीं है लेकिन फिर भी, और इनकी कोई खास कमजोरी नहीं है, तो फिर बल्लेबाजी में तो इनको छोड़ा नहीं जा सकता है। इसके बाद है पंत की तरफ देखोगे तो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 11 गेंदों में विकेट दिए गए। शामी ने 18 गेंदों में आउट कर दिया, और इसके अलावा पैट कमिंस ने एक बार आउट किया है, और स्ट्राइक रेट देखोगे महज 111 का। जाम्पा ने 2 बार आउट कर दिया, हर्षल पटेल ने 2 बार आउट कर दिया। मतलब कमजोरी ज़्यादा है इनकी, चांसेस हैं कि आउट भी हो जाए। लेग स्पिन के सामने 60 गेंदों में 5 बार आउट हो चुके हैं, मतलब हर 12वीं गेंद के बाद अपना विकेट दे जाते हैं। तो एडम जाम्पा इसलिए भी मेरी टीम में आ जाएंगे चूंकि स्पिनर के हिसाब का विकेट नहीं है। फिर डेविड मिलर सेकंड बैटिंग 350, 61 ऑर्थोडॉक्स, और 3 बार विकेट दिया। इसके अलावा ऐसी कोई खास दिक्कत है नहीं। और पैट कमिंस जो है पैट कमिंस इनको 2 बार आउट कर चुके हैं लेकिन इंटरनेशनल में, और एडम जाम्पा ने 1 बार आउट किया है। इसके अलावा ऐसे कोई प्लेयर नहीं जिसने इनको आउट किया हो। तो मिलर जो है ना, ये आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर सकते हैं, और 8 बार आउट हुए हैं राइट आर्म मीडियम से। सेकंड बैटिंग ज़्यादा अच्छी करते हैं। इसके अलावा आयुष बडोनी है, बैटिंग आ जाए अच्छी बात है, कोई खास ऐसी दिक्कत है नहीं। ऑफ स्पिन नहीं खेल पा रहे और लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं खेल पा रहे। लेफ्ट आर्म मीडियम यहाँ है नहीं, ऑफ स्पिन 3 बार आउट, और यहाँ इनको किसी आउट किया नहीं है, और पहले बैटिंग करते हुए 250 है। अब ज़रा कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। हाई सिलेक्शन में एक तो वही है कि पंत के साथ दिक्कत है, मिचेल मार्श के साथ समस्याएं हैं, वो 2 खिलाड़ी वहाँ पे दिख गए, और पीछे हमने देखा अभिषेक शर्मा का। तो 3 खिलाड़ी ऐसे जिनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है
लेकिन उनके साथ में रिस्क भी बड़े हैं, मतलब उनके चांसेस हाई हैं फेल होने के। अब अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, पहले ही कॉम्बिनेशन में हमने लेके चले कि कहीं अभिषेक शर्मा ना चल पाए, तो हमने पूरन और ट्रेविस हेड कैप्टन वाइस कैप्टन, क्लासेन है, पंत को रखा, ईशान किशन, मिलर, एडन मार्करम, शामी, जाम्पा, आवेश खान और नीतीश रेड्डी को टीम में जगह दी है। फिर जो दूसरा कॉम्बिनेशन हमने बनाया जिसमें पूरन है, क्लासेन है और ऋषभ पंत को टीम में रखा, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, यहाँ पर हमने अभिषेक शर्मा और शामी को रखा है, उसमें ईशान किशन को छोड़ दिया एडम जाम्पा के लिए, बिश्नोई और दिग्विजय सिंह जो नाम है उनका, उनको हमने टीम में रखा हुआ है। और अंतिम जो दो कॉम्बिनेशन है ना दोस्तों, इसमें क्लासेन और पंत हमारी टीम में जगह बना रहे हैं पूरन के साथ में। कप्तान अगर बाई चांस मिडिल ऑर्डर पर कहानी आ जाए और ऊपर से ना चल पाए टॉप ऑर्डर, तो फिर है दिग सिंह, एम सिद्धार्थ, आवेश खान, हर्षल पटेल को रखा है और वर्मा, और यहाँ पे क्लासेन हमारी टीम में जगह बना रहे हैं। अंतिम जो कॉम्बिनेशन है इसमें अभिषेक शर्मा और पूरन, क्लासेन, पंत, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, सारा बैटिंग ऑर्डर रख लिया बिश्नोई, जाम्पा और पैट कमिंस के साथ में। अगर कोई चेंज करना है तो वो टेलीग्राम पे बताऊंगा, टेलीग्राम पे टीम भी आ जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो बस। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।